तो आज से हमारा रैपिड रिवीजन क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट सेट आ चुका है और हम लोग सरस्वती पूजा में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो और हमारा एग्ज़ाम जानते हैं 28-29 से स्टार्ट है। हम फटाफट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्विक रिवीजन करते हैं ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने उसी पर फोकस किया है मेनली। ठीक है ना, और टिपिकल चीज़ें मैंने बताया है, फालतू की बातें नहीं करेंगे, फटाफट करना है एक बार थोरो रिवीजन। ठीक है ना, जिससे कि हमारा एक माइंड मैप हो जाए एग्जाम को पास पास करने के लिए। ओके, तो बिना टाइम गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल का डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है ना। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल इज द, ये भाई साहब हट जा। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड एक सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम अपना डेफिनेशन नहीं बताना है, आपको आता होगा, आप आराम से चिल मार के लिख लेना। हम सेल का डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है ना, सेल का डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ठीक है ना, इसी तरह से भाई बना लेना, किसी शेप का बना लेना, मन करे तो ऐसे बना लेना। ठीक है, मन करे तो ऐसे बना लेना, एग्जैक्ट नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बट इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स वगैरह है, उसको तुम थोड़ा बहुत ठीक करके बना लेना। ओके, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा एक क्या है, सेल है। इस सेल के ऊपर क्या है, लेयर से सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, इसको कभी कभी प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ओके, इसको कभी कभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, इस वाले लेयर्स को बोले हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, उसके बाद हम चलते हैं इसके सेंटर में। इसके सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है ना, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बोल सकते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। और उसके सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस है। मेनली न्यूक्लियस सेंटर में ही रहते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन क्या है कि आउटर बाउंड्री और इनर, जो आउटर इन्वायरमेंट रहता है और इनर इन्वायरमेंट रहता है, उसको सेपरेट करने का काम करता है, उसको अलग करने का काम करता है। जैसे कि सेल का एक अपना इन्वायरमेंट, ठीक है ना, एक अलग दुनिया है। और बाहर सेल से जो बाहर दुनिया है उसको कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो सेल के अंदर है उसको कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, तो इस दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है भाई साहब, यही तो लेयर कर रहा है ना, यही वाला तो लेयर कर रहा है ना। ओके, और ये प्रोटेक्ट भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है मटेरियल को, जो अंदर से बाहर की ओर जाए। ओके, उसके बाद हम आते हैं जो न्यूक्लियस से एक, न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन से, इनर और आउटर, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, उससे फ्यूज रहता है, उससे कंटिन्यू रहता है एक स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार के। ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये देखो, ठीक, तो इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक। ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक है ना, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगे, इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम्स होगा। ये नहीं, जो स्मूथ होगा उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होगा, जो रफ होगा उसके ऊपर राइबोसोम्स होगा। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट, राइबोसोम्स। ठीक है ना, इसलिए रफ दिखता है। स्मूथ में कोई राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है ना, वो बिल्कुल स्मूथ रहता है। रफ इंडोप्लाज्मिक का मेनली फंक्शन क्या रहता है, रफ इंडोप्लाज्मिक का प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि इसके जो राइबोसोम्स रहते हैं उसका मेन मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। ओके, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच है, इसलिए हमने उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन की कोई बात करें तो आपको बताना है कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। क्यों प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है मेनली, क्यों, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स है। ठीक है, इसके सरफेस पे अटैच रहता है राइबोसोम्स। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो मेनली क्या करता है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है ना, और हार्मोन सिक्रेशन में और प्रोडक्शन में मदद करता है, सिंथेसिस में मदद करता है। ओके, ये हमारा एक स्ट्रक्चर्स हो गया। दूसरा आता है गोल्जी बॉडी। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी की क्या करता है, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है ना, जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, ये मेनली प्रोटीन को, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है, पैकेजिंग करने में मदद करता है। ठीक है ना, और स्टोर भी करता है।
ठीक। ये स्टोर करता है सेक्रेटरी मटेरियल्स को, प्रोटीन्स को, ठीक है ना, और उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में भी मदद करता है, और क्या करता है, पैकेजिंग भी करता है, वेसिकल्स के रूप में पैक करता है, एक पैकेट के रूप में, ठीक है ना, उसको हमने वेसिकल्स बोला। ओके। उसके बाद आता है ये राइबोसोम्स। कुछ इस प्रकार के आपको राइबोसोम्स दिखेंगे सेल के अंदर, ठीक है, जो कि इधर उधर सेल में पड़े रहेंगे, देख लो इधर इधर इधर, भाई साहब ये हर कोने में मिल जाएगा आपको राइबोसोम्स, ठीक है ना। तो ये राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या रहता है, हम अभी जस्ट बताए थे कि प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना, राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है, ये जो वेसिकल्स है, ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो गया, और जो इसके अंदर मटेरियल होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे बाहर चला जाएगा था। ओके। इसको बोलते हैं हम सेक्रेटरी वेसिकल्स। ऐसा वेसिकल्स है जिसके अंदर से कुछ निकल रहा है, ठीक है ना, बाहर, तो हम उसको बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर से रहता है, ठीक है ना, सेल के अंदर, न्यूक्लियस को छोड़ के। न्यूक्लियस को हमने गिनना नहीं भाई, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अलावा और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में रहता है, सेल मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होगा, जो न्यूक्लियर होगा उसका मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल का मेम्ब्रेन का हमने सेल मेम्ब्रेन बोला था। उसी तरह से न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। इस दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर्स रहता है, सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला, ठीक है ना, ये साइटोप्लाज्म होता है। और इस ये मेन एरिना ऑफ केमिकल रिएक्शंस, व्हाई, बिकॉज all the activities or chemical reactions are happen occurs in cytoplasm, ठीक है ना, कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही मेनली चलते हैं। तो हमने इसीलिए मेन एरिना और मेन जोन ऑफ केमिकल रिएक्शन बोला था। ओके। फिर लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है ना। अगर सुसाइडल बैग ऑफ बॉडी भी पूछ दे तो आपको लाइजोसोम्स ही देना है। ओके। फिर होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स मेनली सेल को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, एटीपी बनाता है, और एटीपी बनाता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउसेज ऑफ द सेल, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउसेज ऑफ सेल। और दूसरे वर्ड में अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनर में, तो आपसे पूछ सकता है कि एटीपी जनरेटर मशीन इन सेल क्या होता है, ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, एक्ट एज एटीपी जनरेटर इन सेल। तो आपका क्या आंसर होगा, सिंपल सिंपल हम मार देंगे भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जानते हैं हमें प्रोटीन्स, डीएनए वगैरह होते हैं, मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर हेरिडिटी एक यूनिट्स रहता है जिसको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है ना, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराता है, उस यूनिट को हम जीन्स बोलते हैं। इसके अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है ना। और आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। सेंट्रियोल्स रहते हैं। सेंट्रियोल्स मेनली सेल डिविजन्स में मदद करवाता है, ठीक है ना। सेल जो डिवाइड वगैरह होगा ये सेंट्रियोल्स मदद करता है। तो ये मेनली कुछ रफ डायग्राम और हमने रफ आइडिया ले लिया सेल के बारे में। सेल के बारे में हमको इतना ही जानना है। अगर सेल से आपको कोई स्ट्रक्चर्स पूछा जाएगा एनाटॉमी में, तो आपने मेनली सेल बनाना है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेना है, ठीक है ना। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करना है भाई साहब, ये करना है, इधर ऐसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ऐसे करके भाई साहब बस कर देना है किसी तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेल। टिपिकल, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्या पूछ सकता है सेल में। सेल में पूछ सकता है सेल का डायग्राम बनाइए भाई साहब, और फिर एनाटॉमी में सेल का डायग्राम पूछेगा, और फिजियोलॉजी में लेकर जाएगा तो हमसे क्या पूछ सकता है कि बताइए सेल का फंक्शन क्या होता है सेल का, मेनली यही तो पूछ सकता है। इससे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन बनेगा सेल से। तो फंक्शन ऑफ सेल, एनाटॉमी हमने कर लिया, फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी मतलब कि फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। और एनाटॉमी बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, ये सब हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में सेल के। और फंक्शन मतलब कि फिजियोलॉजी क्या चल रही है सेल के बॉडी के अंदर, मीन्स सेल के अंदर, तो उसी को हम बोला कि फंक्शन ऑफ सेल। और फिजियोलॉजी ऑफ सेल का क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन कराने में मदद करता है, सेल को रिपेयर और रीजनरेट भी कराता है,
ठीक है ना। रिस्पिरेशन में भी कराने में मदद करता है, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है सेल। हम जानेंगे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा और जानेंगे भाई साहब, ठीक है ना। उसके बाद आता है सिक्रेशंस में, कि कुछ सिक्रीट भी कर रहा है चीजें। उसके बाद आता है एक्सक्रीशंस, मतलब कुछ रिमूव भी कर रहा है। और रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। मूवमेंट, इरिटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एक्सक्रेशन, सिक्रेशन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में मतलब क्या समझते हैं? मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन से जो जो हमारे बॉडी को एकदम चाहिए भाई, इसके बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। ओके, इसमें मेनली दो टाइप की मेटाबॉलिज्म को अगर डिवाइड करते हैं, दो फर्दर टाइप में डिवीजन होता है इसका, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इसमें होता है एक एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एनाबोलिज्म, और एक होता है केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म, ठीक है ना। एनाबोलिज्म में एनर्जी बनता है और कैटाबोलिज्म में एनर्जी कटता है, घटता है। जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो कैटाबोलिज्म में रिएक्शन भी हो रहा है, और अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, हमें उससे ग्लूकोज मिल रहा है, उससे एनर्जी मिल रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे? एनाबोलिज्म रिएक्शन। ओके, तो परफॉर्म केमिकल रिएक्शंस, जैसे हमने बताया था कि केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है हमारी लाइफ के लिए, इंक्लूड्स एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। इसके दो मेनली टाइप्स होते हैं, एक एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म हमने समझा दिया, नहीं समझ में आए तो इसमें एनाबोलिज्म में प्लस चार्ज दे दो, और कैटाबोलिज्म माइनस, मतलब एनर्जी यहाँ पे बन रही है, ऐड हो रही है, और कैटाबोलिज्म में एनर्जी कट रही है, खत्म हो रही है, लॉस हो रही है। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो सेल क्या करता है? ग्रो भी करता है। अगर छोटा सेल हो, धीरे धीरे साइज का बड़ा, यही होती है ग्रोथ, ठीक है ना। डेवलपमेंट, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट होगी, ठीक है ना। उसके बाद सेल डिविजन्स भी हो गए यहाँ पे, ठीक। इस टाइप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर टिश्यू परफेक्ट, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे सेल होते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार बनते हैं, चार से छः, छः से आठ, मतलब ऐसे डिविजन जो होते रहते हैं मल्टीपल। तो उसके बाद एक ग्रुप बना लेता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। वही कह रहा है कि इट इम्पोर्टेंट फॉर टिश्यू फॉर्मेशन, ठीक है ना। अगर सेल नहीं रहेगा तो टिश्यू ही नहीं रहेगा, टिश्यू नहीं रहेगा तो ऑर्गन नहीं रहेगा, ऑर्गन नहीं रहेगा तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी नहीं रहेगा। फिर आता है रिप्रोडक्शन में, मतलब कि सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, उसका कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम देते हैं माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है ना। और ग्रोथ एंड रिपेयर में भी मदद करता है। रिपेयर्स एंड रीजनरेशन में मदद करता है, ठीक है ना। अगर कोई सेल डेथ हो गई है, ठीक है ना, उसको रिपेयर भी अगर डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर भी करता है, ठीक है ना। और फिर एक नया सेल भी बनाता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ओके, जैसे इसमें ऊन हीलिंग में काम आता है। अगर ऊन घाव हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाता है ना, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, फिर सरफेस बिल्कुल मतलब बराबर हो जाता है, पीट नहीं रहता है, गड्ढा नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? उसमें रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है ना, ग्रोथ हो रहे हैं, रिपेयर्स हो रहा है, ये सारे। रिस्पायरेशन में सेल्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है ना। रिस्पायरेशन मतलब कि सेल यूज कर रहा है किस ऑक्सीजन को एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है ना। और ये मेनली कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना भाई सब, ठीक है ना। इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर रख लेना थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी है ये। हाँ, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा रिस्पायरेशन, भाई सब कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। किधर गया? हाँ, ये वाला, ठीक है। रिस्पायरेशन मेनली कहाँ हो रही है? सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सेल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट चीज को एलिमिनेट करता है, मतलब सेल से बाहर निकलता है। एब्जॉर्ब मतलब सेल के अंदर लाता है, ठीक है ना। सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन को अपने अंदर लाता है, और वेस्ट जो प्रोडक्ट हो गया सेल से बाहर फेंकने की मदद करता है सेल, ठीक है ना। फिर सिक्रेशन, जैसे इंजाइम्स बहुत सारे बनाते हैं, ठीक है ना, इंजाइम्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, म्यूकस, जैसे कि ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं बहुत सारे, गॉबलेट सेल को ग्लैंडुलर सेल कहते हैं ना, ये सब सेल। एक्सक्रेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते हैं, उसको एक्सक्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। इरिटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और हीट, पेन, केमिकल्स, ठीक है ना, कि जो रिएक्शन होता है अगेंस्ट केमिकल्स, हीट्स, ठीक है ना, हीट, केमिकल्स, पेन, ये सारे का जो हम रिस्पॉन्स देते हैं उसी को सेल ही करता है भाई साहब। हम बोल रहे हैं मतलब हम नहीं बोल रहे, सेल ही हमारा बोल रहा है, इस तरह से समझ जाओ, ठीक है ना। जैसे हमें टच करते हैं हीट, हम टच करते हैं हीट को, कोल्ड को, तो हमें महसूस होता है, ठीक है ना। ये कौन बता रहा है? कर कौन रहा है? सेल ही तो कर रहा है ना।
मूवमेंट में काम कराता है, जैसे मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, जैसे हम बाइसेप्स बनाते हैं, बाइसेप जिम में तो कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है ना, तो ये सेल क्या कर रहा है, मूवमेंट भी तो मदद कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए तो हमारा हाथ इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सेल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तभी तो ये पूरा मसल्स बाइसेप्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल्स की मूवमेंट होगी, मसल्स की मूवमेंट होगी और बोन की भी मूवमेंट होगी, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स हो एमोबाइड मूवमेंट, कह रहा है कि एमोबाइड मतलब शेप चेंज कर लेता है भाई, सब घुस जाता है जिधर इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, उसी को कहते हो व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ना। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल है, और ये मेनली फेगोसाइटिक का काम करता है, ठीक है ना, इनगल्फ करता है डेब्रिज को जो खत्म हो गए सेल, और जो फॉरेन एंटीजन्स आए हो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके अगेंस्ट ये काम करता है, और ये क्या करता है, मूव करके ना सेल के पास चल जाता है, जो एंटीबॉडी बाहर से आया है उसके पास चला जाता है, फिर उसको निचोड़ता है अच्छे से, मतलब भाई खत्म कर लेता है। तो हमने पढ़ लिया ये, अब हम पढ़ते हैं टिश्यू। टिश्यू 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 के बारे में जानते हैं, टिश्यू का डेफिनेशन हमें नहीं पता है, आपको पता होगा, फिर भी हम सीख लेते हैं आज हम दोनों मिलके। ये टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू क्या है, सिमिलर सेल का ग्रुप है, वाह, जिसके पास हैविंग अ सेम ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं और सेम ओरिजिन, मतलब निकला एक ही जगह से, ठीक है ना, और साथ में भी कर रहा है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है ना, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, जैसे ना न्यूरॉन्स, ठीक है ना। वेट, एक 4 मिनट और दीजिए, 4 मिनट, 4 मिनट, ओनली 4 मिनट्स। एनिमल टिश्यू का हमने डिवीजन कर लेते हैं भाई साहब, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू का हमने अगर क्लासिफिकेशन किया, टिश्यू का डेफिनेशन पूछ ले कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप है, ठीक है ना, और हैविंग सेम, या सेम या कॉमन ओरिजिन कह सकते हो, ठीक है ना, वर्क टुगेदर, एक साथ मिलके करते हैं, जिसका सेम ओरिजिन हो, मतलब कि निकला कहाँ हो, एक ही जगह से, ठीक है, और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है ना, कार्डियक टिश्यू, ये सब अपना अलग अलग काम कर रहा है भाई साहब। नर्वस टिश्यू को कुछ और काम है, कार्डियक टिश्यू का कुछ और काम है, ठीक है ना, ये सारे टिश्यू। जैसे कि इपिथेलियल, इसमें क्लासिफिकेशन हम कहते हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस टिश्यू, टिश्यू इसके अंदर लगा लेना, ठीक है ना भाई साहब, इपिथेलियल टिश्यू लिखाई, ये क्या है? चलो मैं ही लिख देता, गलत, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, हम लिखना नहीं चाहते, लिखा गया, लिखा जाता है, हाँ, इसको पहले मिटाइए देते, हट, हाँ, अब यश, आई, हाँ, ये, हाँ ठीक, इसको हम कहते हैं टिश्यू, क्या, कौन सा टिश्यू कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू भाई सब निकाल ले, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू को हमने क्लासिफाई मेनली 4 ग्रुप्स में करते हैं, ठीक है ना। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर, तीसरा होता है कनेक्टिव, और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। हम बताओ लेफ्ट से स्टार्ट करें राइट से, चलो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट से नहीं करेंगे ना, गलती हो जाएगा, मिस्टेक। तो एनिमल टिश्यू में हम देखते हैं, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, इपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे थे। इपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है ना, मेनली स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल, ठीक है ना, कोलुमनार, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर, आपको 2-3 ही याद रखो भाई साहब, ठीक है ना। इपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, एपिथेलियम में मेनली सिंपल और कंपाउंड में हमने ब्रेक करना होता है, ठीक है ना, बट हमने उतना नहीं करेंगे, छोटा छोटा टिपिकल लिटिल लिटिल पढ़ेंगे, अपना हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू मेनली टिश्यू का 4 क्लासिफिकेशन लिखना ऊपर में, ठीक है ना, ये नीचे तुम थोड़ा कम भी लिख दोगे ना, एक दो छूट जाएगा तो चल जाएगा, बट ये जो तुम हेडिंग, जो ये 4 जो मेन क्लासिफिकेशन आपको वो लिखना ही लिखना है भाई साहब, ये याद ही कर लेना। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, उसके बाद मस्कुलर होता है, उसके बाद होती है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद होता है नर्वस टिश्यू, ये 4 टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर, ओके। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, ये फर्दर डिवीजन है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एपिथेलियल टिश्यू मतलब एपी मतलब ऊपर, ठीक है ना। तो
इपिथेलियल टिश्यू में होगा स्क्वामस, मतलब ऐसी वाली टिश्यू, जैसे पेमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, हमारे घर में टाइल्स लगे होते हैं ना भाई सब, इस तरह से होंगे टिश्यू, सिंगल लेयर का होगा। सिंपल कॉलम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो पढ़ा होगा, इस डायग्राम में नहीं है, जो पढ़ा होगा मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ और रिकैप कराना चाहता हूँ कि मेनली जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। उसमें होता है पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, उसमें सब में सिंगल लेयर होगा, ओके। बट इन कंपाउंड टिश्यू की बात करते हैं, अगर हम कंपाउंड टिश्यू की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, डबल लेयर होगा, मल्टी लेयर्स होंगे, ठीक है ना, इसलिए हमने उसको कंपाउंड टिश्यू रखा है। इपिथेलियल टिश्यू में हम स्क्वामस, ये सारे सिंगल लेयर्स के होंगे, सबके पास न्यूक्लियस होगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, जैसे कि ये हमारा एक न्यूक्लियस अति सॉरी सेल है, और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये स्क्वामस इपिथेलियम में इसका न्यूक्लियस इधर है। तो कुछ इस प्रकार के सेल होंगे, ठीक है ना, इधर टिश्यू, ठीक है ना। बहुत सारे सेल हो गए, जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके टिश्यू होते हैं ना भाई साहब। तो ये बहुत सारा टिश्यू है, ग्रुप में है, इसको हमने बहुत सारा सेल है, इसको ग्रुप में किया तो टिश्यू हमने क्या है, ठीक है ना। स्क्वामस सेल होते हैं, क्यूबर्डल है। स्क्वामस होता है जो हमारा टाइल्स के आकार का रहता है, टाइल्स के साइज में, जो घर में टाइल्स लगे रहती है ना नीचे, सिंगल लेयर का रहता है, कैसा रहता है, उसी टाइप्स का स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्यूबर्डल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। भाई क्यूब मुझे नहीं आ रहा बनाने के लिए, मैं इधर बनाऊंगा नहीं, बट मैं ऐसे करके और किसी तरह से बस बना लो, ठीक है ना, जैसे तुमको आता है। क्यूबाइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। कॉलमनार मतलब कॉलम पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, सिंगल लेयर का होगा, न्यूक्लियस होगी भाई सब, ठीक है ना। मैं क्योंकि रिकैप करा रहा हूँ, मैं ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लेंथी क्लास हो जाएगा, हमसे छोटा ही पढ़ाना। स्क्वामस एपिथेलियम क्यूबाइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है ना। कोलुमनार सिलेटेड, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू का मतलब कि कोलुमनार कॉलम लाइक होगा, ठीक है ना। कोलुमनार फिर सिलेटेड एपिथेलियम होगा, कॉलम की तरह से, जैसे ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये कॉलम की तरह है, तो ये हमने बोला कि ये कॉलम की तरह है, इसको कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू बोला, ठीक है ना। अगर इसके अंदर, इसके ऊपर, इसी कोलुमनार के से टिश्यू टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर क्या होगा, इस पे सीलिया लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, तो इसको कहते हैं सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, ओके, क्योंकि सीलिया प्रेजेंस। फिर आता है ग्लैंडुलर्स, कुछ सिक्रेशन करेंगे, इस सेल्स क्या करेंगे, कुछ सिक्रीट्स करेंगे, तो इसको ग्लैंडुलर्स एपिथेलियल टिश्यू सेल्स बोला। फिर आता है मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू में आता है स्टैटेड, स्मूथ और कार्डियक। जो स्टैटेड होता है वो मेनली बोन से अटैच होता है और वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं। जो स्मूथ होता है वो इनवॉलंटरी मसल्स होगा, जो कार्डियक होगा, ठीक है ना, वो भी इन वॉलंटरी नो इनवॉलंटरी काम करता है, ठीक। जो हार्ट के टिश्यू होते हैं उसको कार्डियक टिश्यू कहते हैं। स्टार्टेड पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस न्यूक्लियस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हो गया कनेक्शन, मेनली कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे फ्लूइड्स हो गया, स्केलेटन्स हो गया, ठीक है ना, ये सब, जैसे कि लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, बोन्स हो गया, ये तो जोड़ने का काम करता है ना। कार्टिलेज हो गया, एरियोलर, ठीक है ना, एडिपोज, ठीक है, लिगामेंट्स, टेंडन, ओके। ये सब कुछ दो तीन एग्जांपल अपना याद रख लेंगे। नर्वस टिश्यू में, नर्वस टिश्यू जैसे कि ब्रेन